सुबह के ठीक 4:57 नागपुर के एक छोटे से गांव नवरगांव में एक किसान जैसे ही खेत में पहुंचा, उसकी नजर कुछ जले हुए कपड़ों पर पड़ी। जब उसने राख को हटाया, वहां से निकली एक ऐसी लाश जिसकी आंखें तो कब की बुझ चुकी थी, मगर उसका दर्द अभी भी उस मिट्टी में सांस ले रहा था। और यही था वो पल जब एक परिवार की खामोशी ने चीखों में बदलना शुरू किया। अगले 6 दिनों में 8 लाशें, 3 पीढ़ियां और एक गांव जो आज भी डर के साए में जी रहा है। ये घटना है राख में छुपी चीखों की, जहां खून बहा अपनों का और कातिल बना उसी घर का बेटा। इस घटना के बारे में जानते हैं। 30 मई 2014 सुबह के 5 बजे नवरगांव नागपुर का एक छोटा सा गांव, जहां सूरज की किरणें अभी खेतों को छूने की कोशिश कर रही थी। हवा में हल्की ठंड थी और खेतों में उठती नमी की गंध हवा में घुल रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, सिवाय दूर कहीं भौंकते कुत्तों की आवाज के। धनराज भीवगड़े, एक 45 साल का साधारण किसान, अपने खेत की ओर जा रहा था। उसके कंधे पर पुराना गमछा लटक रहा था और हाथ में एक टिमटिमाता टॉर्च था। उसकी जिंदगी सादी थी, सुबह जल्दी उठना, खेतों में सो जाना और फिर दिन भर मेहनत करना। लेकिन आज की सुबह कुछ और ही होने वाला था। धनराज अपने खेत के एक कोने में रुका। वहां धान के पुआल की एक ढेर लगा हुआ था जो पिछले मौसम से बचा हुआ था। अंधेरा अभी पूरी तरह छटा नहीं था और टॉर्च की रोशनी खेत में कांप रही थी। तभी उसकी नजर पुआल के एक ढेर से निकलती हुई एक अजीब सी चमक पर पड़ी। ये क्या है, उसने बुदबुदाया और टॉर्च की रोशनी को उस ओर मोड़ा। रोशनी में जो दिखा, उसने धनराज की सांसें थम गई। एक इंसानी खोपड़ी, आधा जला हुआ, उसकी खाली आंखों से जैसे उसे घूर रही हैं। पास में एक जला हुआ हाथ जिसमें चांदी का कड़ा अभी भी चमक रहा था। धनराज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसका टॉर्च गिरते गिरते बचा। हाय राम, ये लाश है। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने चिल्लाना चाहा, लेकिन गला सूख गया। उसका शरीर पसीने से भीग गया और पैर कांपने लगे। फिर हिम्मत जुटाकर वह गांव की ओर भागा। लाश, खेत में लाश। गांव में हड़कंप मच गया। औरतें साड़ियां पल्लू मुंह पर रखे फुसफुसाने लगी। बच्चे डर से अपनी माओ के पीछे छिप गए। पुरुष धनराज के पीछे खेत की ओर दौड़ पड़े। खेत में पहुंचते ही सबके चेहरे पर दहशत छा गई। पुआल के ढेर में अब भी हल्की सी आग सुलग रही थी। धुआं हवा में बिखर रहा था। उसमें से एक अजीब सी बदबू आ रही थी, मांस जलने की बदबू। कोई इंसान था, कोई जला हुआ इंसान। एक आदमी ने कांपती आवाज में कहा। गांव का सरपंच बाबूराव तुरंत आगे आया। पुलिस को बुलाओ जल्दी, उसने चिल्लाया। लेकिन सवाल यह था, यह लाश किसकी थी? किसने इस गांव की शांति को इस तरह भंग किया और क्यों? जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। ये कहानी एक ऐसी सच्ची घटना की है जिसने नवरगांव को हमेशा के लिए बदल दिया। एक हत्या जो एक परिवार के काले सच को उजागर करेगी, एक शक जो एक जिंदगी को खत्म कर देगा और एक गुनाह जिसकी सजा ने सबको झकझोर दिया। एक शांत गांव नवरगांव नागपुर का एक छोटा सा गांव था, जहां जिंदगी सूरज के साथ शुरू होती थी और सूरज डूबते ही थम जाती थी। यहाँ लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे। बच्चे गलियों में क्रिकेट खेलते, औरतें चौपाल पर गपशप करती और पुरुष खेतों में पसीना बहाते। लेकिन इस शांति के पीछे कुछ अनकही कहानियां छिपी थी। गांव की तंग गलियों में अफवाहें हवा की तरह बहती थी और इन्हीं अफवाहों ने एक परिवार को तबाह कर दिया। नवरगांव के एक कोने में एक छोटा सा मिट्टी का घर था। बाहर से साधारण, लेकिन अंदर से तनाव और दर्द से भरा था। यह था विवेक और सविता पालकर का। विवेक 38 साल का एक मजदूर जो कभी कभार गांव के बाहर काम करने जाता था। सविता 34 साल की 2 बच्चों की मां जो दिन भर घर और खेत संभालती थी। उनके 2 बच्चे 10 साल का राहुल और 7 साल की प्रिया गांव के स्कूल में पढ़ते थे। बाहर से यह परिवार सामान्य लगता था, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और थी। विवेक का स्वभाव गांव में कोई नया नहीं था। वह शक्की था। उसे लगता था सविता का गांव के कुछ मर्दों के साथ चक्कर है। गांव की चौपाल पर होने वाली फुसफुसाहट ने उसके शक को और हवा दी थी। सविता को देखो, फलाने के साथ हंस हंस कर बात कर रही थी। कोई कहता उसके कपड़े तो देखो, कुछ ज्यादा ही सजती है। कोई और तंज कसता। ये बातें विवेक के कानों तक पहुंचती और उसका गुस्सा बढ़ जाता। सविता इन बातों से तंग आ चुकी थी। वह एक मेहनती औरत थी जो अपने बच्चों के लिए जी जान लगाती थी। लेकिन विवेक का शक और बार बार की मारपीट ने उसे तोड़ दिया था। 1 साल पहले सविता ने हिम्मत जुटाकर अरोली पुलिस स्टेशन में विवेक के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाया था। लेकिन गांव की पंचायत और परिवार के दबाव में यह केस ज्यादा आगे नहीं बढ़ा। एक भयानक फैसला 29 मई 2014 की रात
नवर गांव में सन्नाटा था, सितारे चमक रहे थे और हवा में हल्की सी ठंड थी। पाल्टर परिवार के घर में तनाव अपने चरम पर था। विवेक और सविता के बीच फिर से झगड़ा हुआ। राहुल और प्रिया अपने कमरे में सो रहे थे, लेकिन सविता की चीखें घर की दीवारों से टकरा रही थी। तू फिर उससे मिली थी ना? विवेक चिल्लाया। उसकी आंखें गुस्से में लाल थी। सविता ने जवाब देने की कोशिश की। विवेक, तू हर बार यही बकवास करता है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन विवेक का गुस्सा अब नियंत्रण से बाहर था। उसने कमरे में पड़ी खाट का एक लकड़ी का पाया उठाया और सविता के सिर पर दे मारा। सविता की एक चीख एक पल में थम गई। उसका शरीर फर्श पर गिर पड़ा और खून धीरे धीरे जमीन पर फैलने लगा। विवेक हाँफ रहा था, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सविता की ओर देखा। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें जिंदगी नहीं थी। ये मैंने क्या कर दिया? उसने बोला, लेकिन डर और गलानी की बजाय उसने एक ठंडा फैसला लिया। कोई नहीं जानना चाहिए, उसने सोचा। विवेक ने सविता की लाश को एक पुरानी चादर में लपेटा। उसने घर की खिड़कियां और दरवाजे चेक किए। राहुल और प्रिया अभी भी सो रहे थे। फिर उसने लाश को कंधे पर उठाया और अंधेरे में खेत की ओर चल पड़ा। नवरगांव की गलियां सुनसान थी, केवल कुत्तों की भौंकने की आवाजें गूंज रही थी। धनराज के खेत में पहुंचकर विवेक ने पुआल का ढेर इकट्ठा किया। उसने सविता की लाश को उस पर रखा और माचिस जलाई। आग की लपटें धीरे धीरे उठी और जल्द ही पुआल का ढेर धधकने लगा। विवेक वहीं बैठा रहा घंटों तक, यह सुनिश्चित करने के लिए लाश पूरी तरह जल जाए। उसकी आंखें आग की लपटों को देख रही थी, लेकिन उसका दिमाग ठंडा था। अब कोई सबूत नहीं बचेगा, उसने सोचा। 30 मई की सुबह धनराज की चीखों ने गांव को जगा दिया। पुलिस की जीप खेत में पहुंची। इंस्पेक्टर सलुंके, एक सख्त मिजाज का पुलिस वाला, अपने दस्ते के साथ उतरा। कहाँ है लाश? उसने धनराज से पूछा। धनराज, जो अभी भी सदमे में था, कांपते हाथों से खेत की ओर इशारा किया। पुलिस ने खेत को घेर लिया। फोरेंसिक टीम ने जली हुई हड्डियां, खोपड़ी और चांदी का कड़ा इकट्ठा किया। यह किसी औरत का कड़ा लगता है, एक कांस्टेबल ने कहा। सलुंके ने गांव वालों से पूछताछ शुरू की। किसी ने कुछ देखा क्या? रात को कोई अजीब हरकत हुई क्या? कोई चीख सुनी, लेकिन गांव में सन्नाटा था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। पहले 5 दिन तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। सलंकु के समझ आ गया कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। जली हुई लाश, चांदी का कड़ा और गांव की चुप्पी, सब कुछ एक गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। 15 जून 2014 को सलंकु ने अपनी 8 टीमों की मीटिंग बुलाई। हमें तो कुछ करना होगा, उसने कहा। इस गांव में कोई न कोई जानता है ये लाश किसकी है। तभी एक कांस्टेबल ने बताया कि गांव में एक परिवार है, पाल्टर परिवार, जिसके बारे में अफवाहें थी। सविता पाल्टर को कई दिनों से गांव में नहीं देखा गया था। सलंकु ने तुरंत विवेक पाल्टर को बुलाया। विवेक ने पुलिस को बताया कि सविता अपने मायके गई है, लेकिन उसकी बातों में झिझक थी। सलंकु ने विवेक के मोबाइल फोन को सर्विलांस पर डालने का आदेश दिया। जांच में पता चला कि विवेक के खिलाफ पहले से अरोली पुलिस स्टेशन में घरेलू हिंसा का केस दर्ज था। यह एक बड़ा सुराग था। पुलिस ने सविता के बच्चों राहुल और प्रिया से बात की। दोनों बच्चे डरे हुए थे। राहुल ने बताया कि मां कई दिनों से घर पर नहीं थी और पापा ने कहा कि वह गांव गई है, लेकिन सविता के मायके वालों ने पुष्टि की कि वह वहां नहीं आई थी। फोरेंसिक टीम ने जली हुई लाश का डीएनए टेस्ट करवाया। सविता के बच्चों के डीएनए से मिलान हुआ। 20 जून 2014 को पुलिस ने विवेक को हिरासत में लिया। शुरुआत में उसने झूठ बोला, लेकिन सलुंके की सख्त पूछताछ और डीएनए सबूतों के सामने वह टूट गया। हाँ, मैंने सविता को मारा, उसने कबूल किया। उसने बताया कि उसे सविता पर शक था। उसका गांव में मर्दों के साथ चक्कर है। उस रात 29 मई को उनका झगड़ा हुआ और गुस्से में उसने सविता का सिर खाट के पोए से कुचल दिया। फिर उसने लाश को खेत में ले जाकर जलाया। मैंने सोचा था कोई नहीं पकड़ेगा, विवेक ने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन मैं गलत था। विवेक पाल्टर के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 सबूत मिटाने, पुलिस को गुमराह करने, विवाहित महिला के साथ क्रूरता के तहत मामला दर्ज किया। कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। गवाहों ने गांव की अफवाहों, विवेक की शक्की स्वभाव और सविता के दर्द भरे जीवन के बारे में बताया। सविता के बच्चों की गवाही ने कोर्ट रूम में सबके दिल तोड़ दिए। कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में रखा। जज ने कहा, विवेक पाल्टर की मानसिकता समाज के लिए खतरनाक है। उसने न केवल अपनी पत्नी की हत्या की, बल्कि सबूत मिटाने की ठंडी साजिश भी रची। विवेक को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। सविता की हत्या ने नवरगांव को बदल दिया। गांव की चौपालों पर अब फुसफुसाहट नहीं थी, लोग चुप थे। सविता के बच्चे राहुल और प्रिया अपनी नानी के पास रहने चले गए। विवेक की सजा ने गांव वालों को एक सवाल छोड़ दिया,
क्या शक और गुस्सा इतना खतरनाक हो सकता है, एक परिवार को तबाह कर दे। धनराज भेवगड़े आज भी उस सुबह को याद करता है जब उसने खेत में जली हुई लाश देखी थी। वह कहता है, मैंने तो बस पुआल का ढेर देखा था, मुझे क्या पता था उसमें एक औरत की जिंदगी की आखिरी कहानी छुपी हुई है। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी ये सच्ची क्राइम की कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।